7 से नीचे जाएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता, 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ता। 7 पे रहेगा तो उदासीन रहेगा। अगर H प्लस का मान बढ़ता यानी अम्लीयता का मान बढ़ता, OH माइनस का मान बढ़ता यानी क्षारीयता का मान बढ़ता। जैसे जैसे हम लोग 7 से नीचे जाएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता, जैसे 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ता। अगर आपसे पूछेगा आम्ल स्वाद में कैसा होता है तो खट्टा होता। आम्ल जो लाल को नहीं ब्लू को लाल में बदलता है यानी ब्लू टू रेड, और जो बेस रहता है यानी क्षार रेड टू ब्लू यानी लाल को ब्लू में बदलता है। और स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। अगर पूछेगा धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय और धातु का ऑक्साइड क्षारीय। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन सा है? Al2O3 PbO2 ZnO H2O2, Al2O3 PbO2 ZnO H2O2 उभयधर्मी ऑक्साइड है। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो आइए हम आपको एक बार पिछले वीडियो में जो बताया उसको रिकैप कर देते हैं, जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा। आपको हम बताए थे कि ए आपका हो गया फर्स्ट ए वर्ग, सेकेंड ए वर्ग और सेवेंथ ए वर्ग और 8 ए वर्ग, या इसको बोलेगा जैसे में देख सकते हैं पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, 17 नंबर वर्ग और 18 नंबर वर्ग। ये आपको चारों हर हाल में आपको याद करना है, यहाँ से आपका सारा प्रश्न बन जाएगा, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। हम आपको बताए थे कि इसको बोलते हैं इसको क्षारीय धातु। इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु ये आपका हो जाएगा क्षारीय धातु। और सेकेंड को हो जाएगा बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। सेकेंड का हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, मृदा धातु। सेकेंड ए को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, यानी दूसरा वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और फर्स्ट ए यानी पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु। और सेवेंथ हमको आपको याद करना, यानी सेवेंथ ए यानी 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं, 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं हाइलोजन। हाइलोजन। और 18 नंबर को बोलते हैं निष्क्रिय गैस, यानी नोबेल गैस बोलिए या निष्क्रिय गैस। ये हम आपको बताए थे कि आपको इतना याद रखना। फिर से आपको एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं क्षारीय धातु, यानी फर्स्ट ए वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु। सेकेंड ए को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और सेवेंथ ए यानी 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं हाइलोजन धातु। हाइलोजन धातु नहीं, हाइलोजन बोलते हैं क्योंकि इधर अधातु है। और 18 नंबर यानी 8 ए को बोलते हैं निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस। तो ये आपको चारों वर्ग आपको याद रखना था। क्षारीय धातु, अगर आप क्षारीय मृदा धातु में आप कन्फ्यूज होते हैं तो देखिए आपको मालूम हो कि 2 है जो 1 से बड़ा है, तो क्षारीय मृदा धातु क्षारीय धातु से बड़ा लिखा हुआ है, तब इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और हम आपको बताए थे इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन, यानी बॉर्डर लाइन पे क्या होता है? उपधातु। और उपधातु कितने होते हैं? 7th। लेकिन अगर ऑप्शन में 6 है तो पहला जो आंसर होगा आपका 6 होगा, उसके बाद होगा 7, क्योंकि पोलोनियम है जो ये आपको रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन इसको भी शामिल कर लिया जाता है। तो इसलिए आपको अगर 6 देता ऑप्शन में तो पहला जो आंसर होगा आपका 6 होगा, लेकिन जो सेकेंड आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 7 यानी 7। तो चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सरणी के किस समूह में हाइलोजन रखा जाता है? तभी आपको तुरंत बताया 7th ए यानी 17 नंबर, इसको 7th ए बोलिए या 17 नंबर को क्या बोलते हैं? हाइलोजन बोलते हैं। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होते हैं। तो अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको वहां बताया गया था। तो बोल रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होते हैं। तो यहाँ आपको यहाँ से समझना पड़ेगा
तीसरे आवर्त कहने का मतलब इधर से हम लोग काउंट करेंगे, आवर्त की संख्या कितना है 7 और वर्ग की संख्या कितना है 18। तो आपको इसको याद है, जैसे में पहला वर्ग, ये पहला आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त हो गया, तीसरा आवर्त हो गया, चौथा आवर्त हो गया, पंचमा, छठा, सातवां आवर्त इसको बोलते हैं। तो बोला तीसरा आवर्त, जो प्रश्न बोला कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डॉट डॉट कक्षाएं हैं, यानी कितने कक्षाएं, तो आपको हम बताते हैं बनाने के लिए। ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड यानी तीसरा हो गया। तो आपको मालूम है जो तीसरा वर्ग है इसमें मैक्सिमम कितना परमाणु संख्या, एयर 18, यानी परमाणु संख्या 11 से लेकर, अगर आपको मालूम है पहला वर्ग वाला आपको तत्व याद है परमाणु संख्या कि सोडियम Na11 हो जाएगा और जो लास्ट वाला Ar यानी आर्गन 18। तो 11 से लेकर 18 तक, 11 से लेकर 18 तक कितना मतलब कक्षाएं इसमें आ सकता है। तो यहाँ से आपको हम बताएं कि पहला कक्षा में कितना होता है, 2 होता है। तीसरा में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। तीसरा में आपको बताया कितना हो सकता है, मैक्सिमम 8 हो सकता है। और तीसरा में 16, देखिए पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में बताया कि 16 हो सकता है। आपको निकालने के लिए हम बताए थे 2n²। तो पहला रखना तो n को 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हुआ 4 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा दूसरा में। और तीसरा स्क्वायर करेंगे 2 के यानी तीसरा यानी 3 का स्क्वायर, तो 9 दूनी 18, यहाँ 18 होगा, 16 नहीं 18 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18। तो आपको मालूम है कि 11 से 18 तक के ही एडजस्ट करना था आपको, तो 3 ही वर्ग में आ जाएगा, या 3 वर्ग नहीं कक्षाएं में आ जाएगा। कौन कौन कक्षा में आ जाएगा, के, एल और एम। देखिए जो कक्षा के, एल, एम तीनों में कितना रख सकता है, मतलब 18 तक ये रख सकता है। तो कक्षाओं की संख्या निकालने के लिए आपको हम बताए थे, पहला जो वीडियो था इसका उसमें हम आपको अच्छे तरह से बता दिए थे। आप वहाँ अगर देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें जो कक्षाओं की संख्या 18 तक हमको लेना है, जो सोडियम Na11 से लेकर आर्गन Ar18 तक ही रखना है। तो कितनी कक्षाओं में रखा जाएगा, 3 कक्षाओं में रखा जाएगा। तो यानी के, एल और एम ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 3 ही कक्षा की जरूरत पड़ेगा, मतलब इतना से बाहर नहीं जाएगा, इतना के अंदर ही सारा जो एलिमेंट रहेगा तत्व आ जाएगा, क्योंकि जो तत्व है 18 यानी 18 परमाणु संख्या है, तो 18 तक ही रखना है। तो 18 के अंदर में आ जाएगा के, एल, एम। अगला, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो आपको हम बताया था कि हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, आवारा तत्व। तो हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं मिल पाया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला कि डॉट तत्वों में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो आपको बताया कि निष्क्रिय गैस के जो अंतिम कक्ष होता है, जो बाहरी कक्षा होता है, वो क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है निष्क्रिय गैस के, लेकिन एकमात्र हीलियम है जिसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्या होता है, पूर्ण उसको माना जाता है, तो उसको निष्क्रिय गैस माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें दे रहा कि हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन। दे रहा डॉट डॉट तत्व 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। डॉट डॉट तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। कहने का मतलब है इसका, डॉट डॉट कक्ष में जो 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो आपको मालूम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेनॉन। तो हीलियम हो जाएगा कितना, हीलियम He2, हीलियम का कितना, हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, नियॉन Ne10, Ne10। डॉट डॉट तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो इसमें नियॉन आंसर होगा। 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, आंसर रखिएगा। जैसे मैं कह रहा कि पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, के, एल में कितना हो सकता है, 8। जो दोनों पूर्ण रूप से भरा होता है, 10 के तोड़िएगा तो 2 और 8 में टूटेगा। यानी कहने का मतलब पहला भी पूर्ण रूप से भरा, अगर 8 जरूरत है तो 8 मिल गया, इसको 2 मिल गया, 2 जरूरत है 2 मिल गया, अगर इसको 8 जरूरत है यानी 8 मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, नियॉन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डॉट डॉट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डॉट डॉट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो इसका कहने का मतलब है, देखिए
कि अगर पहला वर्ग क्या है तो पहला वर्ग के सभी जो तत्व हो उसका अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, सभी कुछ समान होगा, मतलब संयोजकता भी समान होगा, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगा। जो जिस वर्ग के तत्व रहेगा उसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ देखिए अगर मान लीजिए ये उप धातु है तो उप धातु सभी जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा क्या समान रहेगा। आपको बताया था कि उप धातु के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 4 होता है, यानी सभी जो उप धातु रहेगा उसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा। अगर धातु रहेगा तो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और उप धातु रहेगा तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। उप धातु नहीं, अधातु रहेगा तो 5, 6, 7, और उप धातु रहेगा तो 4 होगा, और निष्क्रिय रहेगा तो कितना होगा, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा। ये हम आपको बताए थे। तो यहाँ प्रश्न ने पूछा कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डॉट डॉट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो एक समान आप देखिए ए एस और बी है, ये क्या है, दोनों उप धातु है, दोनों क्या है, उप धातु। देखिएगा ए एस और बी, यही ना दिया गया, क्या दिया गया था, ए एस और बी है, ए एस और बी है। तो देखिए ए एस ये आपका हो जाएगा, ये देखिए ए एस और बी है, दोनों एक ही वर्ग के हैं। तो इसका कहने का मतलब जब जो भी तत्व रहेगा एक ही वर्ग के रहेगा तो सेम होगा, उसका सब कुछ क्या होगा, गुण भी सेम होगा, अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में सेम होगा, संयोजकता भी सेम होगा, मतलब इसलिए उसको उसी वर्ग में रखा गया क्योंकि उसका जो सभी कुछ क्या समान होता है। तो यहाँ आपको बोल रहा है प्रश्न है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डॉट डॉट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। इसका कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी, जो जिस वर्ग का होगा उसका सभी कुछ क्या होगा, समान होगा। आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी कुछ क्या होगा, समान होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डॉट डॉट होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में डॉट डॉट समान होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको निकालने के लिए हम आपको पहला वीडियो में बताए थे, तब जाकर देख लीजिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो बाहरी कक्षा में, जैसे हम तोड़े, मान लीजिए कि तोड़ते हैं 2, 8, 2, ये मैग्नीशियम क्या है, तो ये बाहरी कक्षा में कितना हो गया, तो इसी को बोलते हैं जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसी को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग है और संयोजकता अलग है, तो इसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जो जिस वर्ग में होगा उसका सभी क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। जैसे में मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि अगर आप लेते हैं, मान लीजिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, इसका सभी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, समान हो। जैसे सोडियम तोड़िएगा तो 11 होता है, तो 2, 8, 1 हो जाएगा, एक आया संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर पोटेशियम के को तोड़ते तो 19 होता है, तो 2, 8 कितना हो जाएगा, 2, 8, 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 8, 1, इसका भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बनेगा। इसका कहने का मतलब है कि जो जिस वर्ग का होगा उसका सभी इलेक्ट्रॉन का संयोजकता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा समान होगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है, दे रहा है हाइड्रोजन, क्षारीय मृत धातु, क्षारीय धातु, अकीरिय गैस। तो हम आपको बताया कि पहला जो वर्ग है उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। और हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोजन है जो पहला वर्ग में पाया जाता है, इसका कहने का तो क्षारीय धातु के समान होगा। इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु, क्योंकि हाइड्रोजन पहला में है, पहला वर्ग में है हाइड्रोजन है जो क्या पहला वर्ग में है, तो पहला वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर सी राइट है, इसमें कोई सोचना नहीं है। हाइड्रोजन में डॉट डॉट होता है 3 गैस। तो आपको इतना मालूम होगा कि हम आपको बता दें, एक पारा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु है, और एक ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, अधातु है। इतना बताए थे। तब देखिएगा कि इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। तो आपको इसमें देखिएगा कि जो ब्रोमीन है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन है जो क्या है द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यानी ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आपको मालूम था पहले से ही, अधातु है। और आयोडीन आप खाते हैं, आयोडीन आप जो खाते हैं आयोडीन,
वो क्या ठोस होता है। तो ये आपको मालूम है कि आयोडीन ठोस है। तो जो द्रव हो गया बीच वाला यानी ब्रोमीन द्रव हो गया, और 2 ऊपर जो हो जाएगा गैस अवस्था में हो जाएगा, क्लोरीन गैस अवस्था में, ये आपको मालूम है। तो ऊपर वाला दोनों गैस अवस्था में हो जाएगा और दोनों जो नीचे वाला हो जाएगा ठोस अवस्था में हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन मालूम है कि आपको ठोस में। तो 2 ठोस होता है, 2 गैस होता है और ब्रोमीन एक द्रव यानी एक तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया हेलोजन में डॉट डॉट होता है 3 गैस और 3 ठोस, ये नहीं होगा। 2 गैस होता है और 2 ठोस और एक तरल अवस्था में। तो 2 गैस 1 तरल 2 ठोस, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 है या डॉट डॉट से संबंधित है। तो 2 8 6 इसका कहने का मतलब इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हो गया, तो 16 है जो किस समूह और किस आवर्त में है, जो 16 है किस समूह और किस आवर्त में है। तो यहाँ आप देखिएगा कि 16, तो 16 कहने का मतलब है ये आपका हो जाएगा या ये देखिए 16 है। तो 16 इसका कहने का मतलब है, अगर आपको मान लीजिए कि हम आपको बताया कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग याद रखना, 17 नंबर और 18 नंबर वर्ग याद रखना, तो कहिए सर ये तो बीच में आ गया। तो मान लीजिए आपको पहला और दूसरा याद है और 17 18 नंबर याद है, तो आपको मालूम है क्लोरीन 17 होता है जो किस वर्ग में पाया जाता है, पहला दूसरा तीसरा। तो 16 आएगा 17 के पहले आएगा, इसका कहने का मतलब तीसरा वर्ग में पाया जाएगा। और ये आपको मालूम है कि जो ये क्लोरीन है कैवा वर्ग में, 17 नंबर वर्ग में। तो क्लोरीन जो आएगा 16 यानी सल्फर 17 से पहले आएगा, तो ये 16 नंबर वर्ग में हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए आपको समझा रहे हैं। यहाँ मान लीजिए कि ये जो 17 है, ठीक है, तो ये आपको मालूम है कि कैवा नंबर वर्ग में, 17 नंबर वर्ग में। जो क्लोरीन 17, इसका जो परमाणु संख्या क्लोरीन आपको मालूम है कि 17 नंबर वर्ग में है। तो इससे पहले 16 है, तो इस 16 नंबर वर्ग में आएगा, क्योंकि ये तो ये 17 नंबर वर्ग में होगा नहीं, तो 16 नंबर वर्ग में। और ये आपको मालूम है कि जो क्लोरीन है कैवा वर्ग में, तीसरा वर्ग में, तो इसी लाइन में सेम रहेगा, तो भी तीसरा वर्ग में आ जाएगा। यानी कहने का इसका मतलब हो गया कि 16 समूह यानी 16 नंबर वर्ग और तीसरा आवर्त, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। केवल एक अक्षर कहने का मतलब कैल्शियम Ca, 2 अक्षर हो गया, सी और ये मिल गया। तांबा बोले तो यानी कॉपर यानी Cu, 2 अक्षर इसमें भी। क्लोरीन बोले तो Cl, इसमें भी 2 अक्षर हो गया। लेकिन कार्बन है जो सिंगल है, तो आपसे पूछ रहे हैं निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलता है, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट उपधातुएं हैं। तभी आपको बताया कि उपधातु की संख्या कितना है, 7। लेकिन अगर ऑप्शन में 6 है तो पहला जो आंसर होगा 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, क्योंकि पोलोनियम में जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसको भी शामिल कर लिया जाता है। तो पहला जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। अगर ये नहीं रहेगा तो ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। ये नहीं रहेगा तो आपको 7 मारना है, इनमें से कोई नहीं मारना है। जब दोनों नहीं रहेगा तो इनमें से कोई आंसर मारिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं ओर स्थित, आपको हम बताए थे कि जो हाइड्रोजन है क्या है, अधातु है। जो हाइड्रोजन है यहाँ आप देखिएगा कि ये जो आपका हो गया उपधातु हो गया, इधर जो होता है क्या होता है, धातु होता है, और इधर होता है अधातु। लेकिन एक जो हाइड्रोजन है एकमात्र जो क्या है अधातु है, और ये कहाँ पाया जाता है, बाएं ओर। तो यही आपसे प्रश्न पूछा है कि बाएं ओर है जो आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन से। गैर धातु कहने का मतलब अधातु है, तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, यानी इसका परमाणु संख्या कितना है, 8 2 10 3 13। तो 13 परमाणु संख्या यानी एल्युमिनियम 13 हो जाएगा। तो आपको परमाणु संख्या हम बोले थे कि 1 से 30 तक आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, डॉट डॉट आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट अंतिम उपधातु है। तो अंतिम जो उपधातु है, अगर आप देखिएगा कि अंतिम उपधातु कौन सा है, तो अंतिम उप जो धातु हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, देखिए अंतिम उपधातु क्या है, पोलोनियम को कभी कभी मान लेता। देखिए इसमें पोलोनियम को लिया होगा, यहाँ देखिए इसमें पोलोनियम के लिया है, तो अंतिम उपधातु क्या हो जाएगा, पोलोनियम।
अंतिम उपधातु पूछा आधुनिक आवर्तसारणी में अंतिम उपधातु है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी पोलोनियम। कभी कभी इसको भी ऐड कर लेता है उपधातु में। सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सा है? सोना, ये आपको बताए थे, लेकिन प्लेटिनम ऑप्शन में रहेगा तो पहला आंसर होगा प्लेटिनम, उसके बाद होगा सोना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेटिनम होता है, उसके बाद होता है सोना यानी एयू, उसके बाद होता है सीयू यानी सीयू नहीं एजी यानी तांबा। पहला प्लेटिनम, फिर उसके बाद सोना, उसके बाद तांबा। तो ऑप्शन में प्लेटिनम नहीं, इसलिए सोना यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला है आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को डॉट और डॉट के बीच रखा जाता है। सिलिकॉन बोले तो इसका परमाणु संख्या 14 है, तो 14 कहने का मतलब यह 13 और 15 के बीच में होगा, या 13 और 15 के बीच में होगा। तो 13 हो गया एल्युमिनियम और 15 क्या हो गया? फास्फोरस यानी पी। एल्युमिनियम को बोलते हैं Al, फास्फोरस को बोलते हैं पी, तो ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में होता है सिलिकॉन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 3 तत्वों X, Y और Z के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः नीचे दिया गया है। तो तत्व Z एक डॉट डॉट है, तो Z कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ई वाला हो जाएगा। तो इसको जब ऐड करिएगा, देखिए परमाणु संख्या 8 2 10 8 18 हो गया परमाणु संख्या। तो 18 परमाणु संख्या हो गया, तो यानी ये हो गया आर्गन Ar18। तो Ar18 हो गया यानी आर्गन, तो क्या होगा? आर्गन जो है निष्क्रिय गैस है यानी नोबेल गैस, तो ऑप्शन नंबर सी सिंपल है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, 2 वर्ग, पहला और दूसरा वर्ग और लास्ट के 2 वर्ग, यानी 4 वर्ग आपको याद रहना चाहिए। और 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या, इतना ही पीरियोडिक टेबल में अगर आपको याद है तो सारा पीरियोडिक टेबल से जो प्रश्न पूछेगा कवर हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, यह डॉट समूह से संबंधित है, मतलब किस समूह में आता है? तो देखिए इसका जो हो जाएगा परमाणु संख्या 13 हो जाएगा। तो समूह पूछा यह किस समूह में आएगा? जो परमाणु संख्या 13 है यह किस समूह में आएगा? तो हम आपको बताएं कि आपको इतना पता है, आपको जो मालूम है कि यह किस समूह में आएगा। जो एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक 2 8 3 है, यह डॉट डॉट समूह से संबंधित है, यानी ये कौन सा समूह से संबंधित है? तो आपको इतना मालूम है, देखिए आपको यहाँ समझना होगा पीरियोडिक टेबल से, यानी इसका कहने का मतलब हो जाएगा कि एल्युमिनियम है Al13, तो एल्युमिनियम Al13 है, तो यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा Al13, तो यह किस वर्ग में? यह हो जाएगा 13 नंबर वर्ग, 13 नंबर वर्ग में आ जाएगा। आप इसको याद रखें, क्योंकि ये देखिएगा आप 3 के A यानी 13 नंबर वर्ग, तो किस वर्ग में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 13 नंबर वर्ग में। अगला प्रश्न चलता है। अगला प्रश्न है डॉट यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा जाता था। एकमात्र अधातु कौन सा है? तो आपको मालूम है कि जो हाइड्रोजन है पहला वर्ग में रखा जाता है, हाइड्रोजन हो गया पहला वर्ग में, उसके बाद लिथियम हो गया, उसके बाद सोडियम, ये पहला वर्ग का बता रहे। तो पहला वर्ग को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। तो एकमात्र धातु है जो क्षारीय धातु के साथ रखा गया, तो ये कौन सा है? हाइड्रोजन। आपको बता दें कि हाइड्रोजन ही है जो अधातु है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कहाँ धातु के साथ रखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्षारीय धातु के साथ हाइड्रोजन रखा गया है। और आपको नहीं समझ में आ रहा था यहाँ पीरियोडिक टेबल देखिए, आपको हम बताया कि पहला वर्ग को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। तो हाइड्रोजन किसके साथ रखा गया? पहला वर्ग के साथ, यानी क्षारीय धातु के साथ। अगला प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो आपको हम बताया था कि धातु किसे कहते हैं? जिसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 यानी 1 2 और 3 रहेगा, इसको बोलेंगे धातु। उपधातु किसको बोलेंगे? 4 वाला को, और 5 6 7 इसको बोलेंगे अधातु। और जिसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा उसको बोलेंगे निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस। इतना बताया गया था, लेकिन निष्क्रिय गैस में एक अपवाद है, वो है हीलियम, जिसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। तो यहाँ कुछ इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तब देखिए कि जिसका बाहरी कक्षा में 2 1 2 3 होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो ये होगा नहीं, 4 ये भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 3 है, तो आंसर ये हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धान आयन बनाती है। देखिए हम आपको बताए थे कि अधातुएं धान आयन बनाती है, तो अधातुएं धान आयन बनाती है नहीं। तो धान आयन कौन बनाता है? धातु। धातु कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो त्याग करेगा वो क्या बनेगा? धन आयन। और जो अधातु है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। कहने का मतलब किसी से ऋण लीजिएगा तो ऋण आयन बनाइएगा। तो जो अधातु है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, यानी किसी से ऋण लेता है, तो उसको हम बोलते हैं ऋण आयन। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ जो दिया गया, तो ऑप्शन नंबर पूछ रहे कौन सा गलत कथन को ही चुने, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ दो, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को अगर कह रहे हैं कि व्यक्ति अच्छा है, तो वो आपके नज़र में खराब नहीं हो सकता। तो यहाँ दो ऑप्शन दिया कि ये धातुएं धन आयन बनाती है, धातुएं ऋण आयन बनाती है। तो इसका कहने का मतलब दो ही ऑप्शन में से कोई एक सही होगा या तो एक गलत होगा, क्योंकि आप किसी को बोल रहे हैं कि वो अच्छा है तो आपके नज़र में गलत नहीं होगा। तो कोई भी ऑप्शन दो ही में से एक होगा। इस तरह के जब भी ऑप्शन दे तो समझ लीजिए कि वही आंसर होगा दोनों में से। अधातुएं ऋण आयन बनाती है तो सही है। अधातुएं विद्युत की कुछ अलग होती है, ये भी सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी बोले थे अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय और धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 287। तो हम आपको बताया था कि जिसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 और 4 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? संयोजकता। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इसको हम बोलते हैं, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जिसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 और 4 होगा, तो इस ए जो हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो संयोजकता के बराबर हो जाएगा। जब बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 होगा, जब 1, 2, 3, 4 होगा, तो जो संयोजकता होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। लेकिन अगर 5, 6, 7 होता है, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा उस संयोजकता के बराबर नहीं होगा। तो संयोजकता हम लोग क्या करेंगे कि संयोजकता निकालने के लिए 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो 5, 6, 7 है, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब भी इतना रहेगा तो 8 में से घटाते हैं संयोजकता निकालने के लिए। तो 8 में से घटाइएगा 5 को तो 2 आएगा, 6 को घटाइएगा 5 को घटाएगा तो 3 आएगा, 6 को घटाएगा तो 2 आएगा, 7 को घटाइएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ 7 है, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा 8 में से। तो जब 8 में से आप 7 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अभी बताया आपको कि वर्ग 1 को तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। और वर्ग 2 के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृद धातु। और 7th एक हाइड्रोजन और 8 क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन और हीलियम को डॉट डॉट में रखा गया है। तो हाइड्रोजन बोले तो यानी पहला वर्ग, ये तो आपको मालूम है। तो पहला वर्ग बोले तो देखिए ऑप्शन एक ही है, यानी पहला वर्ग। तो हाइड्रोजन बोले तो पहला वर्ग और पहला आवर्त भी, क्योंकि पहला वर्ग में भी है और पहला आवर्त में भी है। तो पहला वर्ग बोलिएगा, पहला आवर्त, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय गैस डॉट डॉट समूह में है। तो 8A ऑप्शन नंबर ए 18 नंबर वर्ग बोलिए या 8A बोलिए। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? ऊपरी पंक्ति दाईं ओर, निचली पंक्ति बाईं ओर। तो यहाँ से आपको हम एक बार समझा देते हैं। देखिए इधर जो है क्या धातु है और इधर अधातु। तो धातु को कहाँ रखा गया? बाईं ओर। आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल कर रखिए और देखिएगा तो आपके बाईं ओर आ जाएगा धातु और दाएं ओर क्या आएगा? अधातु। तो इसमें जो आंसर होगा क्या होगा? बाएं ओर। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसको धातु बोलते हैं। 4 होगा, उसको उपधातु बोलते हैं। 5, 6, 7 होगा, उसको अधातु बोलते हैं। और 8 होगा, उसको निष्क्रिय गैस बोलते हैं। तो बोला कि 1 है तो यानी धातु है। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डॉट डॉट गैस उत्पन्न करती है। तो आपको देखिए मालूम रखना है कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा।
जब धातु जल से भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये दोनों अभिक्रिया आपको याद रखना है। तो यहाँ बोला कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डॉट डॉट गैस उत्पन्न करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस। तो एक आपको हम बताए थे कि अभिक्रिया के पश्चात निकलने वाला गैस, तो वीडियो अगर आप ये नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जब तक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डॉट डॉट गैस उत्पन्न होती है। जब जस्ता धातु के टुकड़े, यानी जस्ता धातु के टुकड़े बोल दिया, जैसे धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी धातु को अम्ल से विक्रिया कर रहा है तो डॉट में रखा जाता है, तो गैस कौन सा उत्पन्न होगा? तो हाइड्रोजन गैस। यानी कहने का मतलब धातु को अम्ल से विक्रिया करा रहा है तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तभी आपको बताया कि जब धातु अम्ल से विक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस, जब धातु पानी से विक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा, और आप थ्योरी पार्ट नहीं देखेंगे तो थ्योरी पार्ट जाकर देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। देखिए, आपका जो उद्देश्य है और मेरा भी उद्देश्य है कि आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन जो मेन उद्देश्य है वो पढ़ना है। अगर आप खुद से पढ़ पाते हैं तो खुद से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए या मत करिए, लेकिन पढ़िए। आपका जो मेन उद्देश्य है वो पढ़ना है, खुद से पढ़िए, या कहीं भी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़िए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ आपको इसका PDF, वहाँ प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।